नमस्कार बच्चों, मैं आपके हिंदी का टीचर अमरेंद्र कुमार। आज मैं आपको शब्द विचार पढ़ाऊंगा। इसके पहले भी मैंने 2 वीडियो व्याकरण से डाल रखा है, जिसमें भाषा और व्याकरण तथा वर्ण विचार था। आज हम लोग शब्द विचार पे चर्चा करेंगे। बच्चों, कोरोना जैसे महामारी की स्थिति में हम सारे अध्यापक एकजुट होकर के पूरी तत्परता के साथ आप लोगों को पढ़ाने में लगे हुए हैं, ताकि आपका सिलेबस पिछड़ न जाए। और इस विषम परिस्थिति में, जबकि आर्थिक हालात की स्थिति बहुत ही गंभीर और नाजुक बन चुकी है, अपने रोज़मर्रा के साधनों को कम करके, खर्चों को कम करके, डाटा भरा करके आप तक वीडियो पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए जिस तरह से हम लोग आपको पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, उसी तत्परता के साथ आप अध्ययन करें, अध्यापन करें, पढ़ें और जीवन में आगे बढ़ें। यही हमारी शुभकामना है। आज हम लोग चर्चा करेंगे शब्द विचार। सबसे पहले देखेंगे कि शब्द विचार हम इसके पहले एक वीडियो में पढ़ा चुके हैं वर्ण विचार। तो वर्ण का जो व्यवस्थित समूह होता है, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है, उसको वर्णमाला बोलते थे। लेकिन वर्ण जब वर्णों का शब्द विचार वर्ण विचार में हमने पढ़ा था कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसमें आपको पढ़ाएंगे कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहेंगे। वर्णों के सार्थक समूह को क्या बोलेंगे बाबू? शब्द बोलेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द लिख दिया, हमने यहाँ लिख दिया गु ब ला। तो गुबला का कोई अर्थ नहीं होता है। गुबला मतलब कोई अर्थ इसका नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया? निरर्थक हो गया, निरर्थक, कोई अर्थ नहीं रहा। लेकिन हम इसी को जब सार्थक रूप में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे लिख देंगे गु ला ब। तो एक फूल को प्रदर्शित कर रहा है, इसके कुछ अर्थ निकल रहे हैं। तो जो वर्ण है, उस वर्णों के सार्थक समूह को, जो अर्थ प्रकट करे, उसको हम क्या बोलेंगे बाबू? शब्द बोलेंगे। अब शब्द के बाद हम चर्चा करेंगे पद पे कि पद क्या होता है। तो पद जो होता है, जैसे हमने लिखा कि मोहन घर जा रहा है, मोहन घर जा रहा है। तो इसमें एक पद है, अलग अलग पद है। मोहन एक भी पद है, घर एक पद है, जा रहा एक पद है। तो ये जो व्याकरण के नियम के अनुसार शब्द जो होते हैं, वो व्याकरण के नियम के अनुसार नियमबद्ध करके लिख दिए जाते हैं। तो वो पद का रूप ग्रहण कर लेते हैं। कर्ता, क्रिया, कर्म, उसके हिसाब से जब हम इन शब्दों को किसी वाक्य में पिरो देते हैं, सजा देते हैं, तो उस कंडीशन में वो क्या होते हैं? पद का रूप ग्रहण कर लेते हैं। पद और शब्द में अंतर समझ में आई? मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब चर्चा करते हैं कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं, शब्द में कौन से शब्द कहाँ से आए हैं। हिंदी का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक क्षेत्र है। हिंदी एक ऐसी भाषा है
जिसने अपनी बहाव में विभिन्न प्रकार की भाषाओं को अपने आवेश में, अपने आगोश में लेकर के बहती है। और हम ऐन कैन प्राकरण कुछ शब्द बोल देते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि वास्तव में ये शब्द ये हिंदी के हैं, कि इंग्लिश के हैं, कि उर्दू के हैं, कि फारसी के हैं, कि तत्सम के हैं, कि तद्भव के हैं। तो शब्द के माध्यम से आज हम इसी सब विषयों पर चर्चा करेंगे और समझेंगे। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं शब्द का। तो देखते हैं शब्द के प्रकार। तो शब्द विचार में देखेंगे कि इसके मुख्य रूप से 4 प्रकार होंगे। 4 भागों में हम इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ दिख रहा है कोई डाउट? अब पहला होगा इसमें, पहला जो होगा वो होगा उत्पत्ति के आधार पे। किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा जो होगा वो रचना या बनावट के आधार पर होगा। इसके आधार पर रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा जो होता है, ये तीसरा जो होगा ये प्रयोग के आधार पर होगा। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। अब आते हैं चौथा। चौथा जो होगा वो होगा अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। और इन्हीं वर्गों में हम बांट करके आज हम शब्द की व्याख्या करेंगे और शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे कि शब्द क्या होते हैं, कौन कौन शब्द, कौन से शब्द होते हैं, कौन देशज होते हैं, कौन विदेशज होते हैं, क्या होते हैं। तो इसमें हम उत्पत्ति के आधार पर हम मुख्य रूप से 4 वर्गों में विभाजित किया गया। कितने वर्गों में? 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला है उत्पत्ति के आधार पर। पहला क्या? तत्सम शब्द। कौन सा शब्द? तत्सम। तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या कहलाते हैं? तो थोड़ी सी आपको मैं बता दूं। तत्सम शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हूबहू हिंदी में आ गए हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्, इसको तोड़ के देखेंगे। तत्सम, तत् मतलब सम, तत्सम मतलब उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जैसे कर्पूर, नेत्र, दुग्ध। ठीक है, ये जो शब्द होते हैं तत्सम होते हैं। अब तत्सम के बाद बात करेंगे दूसरे नंबर का जो शब्द होगा वो होगा, दूसरा नंबर का जो शब्द तद्भव शब्द। तद्भव शब्द, इसकी जब व्याख्या करेंगे तद्भव मतलब, भाव मतलब होता है होना। संस्कृत का शब्द होता है भाव, होना। किसके समान होना? तो संस्कृत के समान होना। ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान होंगे वो कहलाएंगे क्या? तद्भव। जैसे मैं आपको देखूं, जैसे कर्पूर है, तो कर्पूर को हम हिंदी में क्या लिखते हैं बाबू? कपूर। ये तद्भव हो गया इसका। नेत्र को क्या लिखते हैं? नयन या आँख लिख देते हैं। उसके बाद दूध को क्या लिखते हैं बाबू? दूध। क्लियर हुआ? समझ में इतनी बातें आई? तत्सम शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत से होगा हुआ आ गए हैं उनको तत्सम बोलते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं उनको तद्भव बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तत्सम तद्भव के बाद तीसरे नंबर का जो शब्द है वो है कौन सा?
देशज शब्द, देशज, देशज शब्द, देशज, देशज को अलग अलग कर देंगे, देशज, देश जुड़ जाओ। ऐसे शब्द जो देश में जन्मे, देश के अंदर पैदा हुए, वे शब्द क्या कहलाएंगे? देशज शब्द कहलाते हैं। देश में जन्मे हुए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा लोटा, जैसे लोटा, खिड़की, पगड़ी इत्यादि। बहुत सारे शब्द हैं, आपके बुक पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। अब देशज के बाद आते हैं चौथे नंबर की बात करते हैं, तो चौथा जो शब्द होगा वो होगा विदेशज शब्द, विदेशज। विदेश में जन्मा हुआ, माने हमारे देश में नहीं जन्म लिया, बाहर के देश से आया, तो विदेशज शब्द। और विदेशज शब्द कई प्रकार के होते हैं, जिसका हम अलग अलग तरह से एक बार देखते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे मैं आपको अलग अलग बताता हूँ, इसके अलग अलग प्रकार भी होंगे। पहला, इसमें आप देखेंगे अरबी के शब्द, अरबी के शब्द। दूसरा, अरबी के बाद आ जाएगा फारसी के शब्द। तीसरा आपका आ जाएगा तुर्की के शब्द। चौथा आपका आ जाएगा अंग्रेजी के शब्द। पांचवा आपका हो जाएगा चीनी के शब्द, चीनी शब्द, खाने वाला चीनी नहीं, चीन देश से आया हुआ शब्द चीनी, ठीक है। उसके बाद फ्रांसीसी शब्द, इसी तरह से यूनानी शब्द भी है, फ्रांसीसी शब्द भी है, स्पेनिश भी है, सारे। रीजन ये है कि आप पूछिएगा कि ये सारे शब्द कहाँ से आए, तो बच्चों हम और हमारा देश, आपको पता होगा, हम कहते हैं अतिथि देवो भव, हमारा देश कहता है अतिथि देवो भव, और इसी अतिथि देवो भव का लोग लाभ उठाते रहे। हम विभिन्न प्रकार की आक्रांताओं से, आक्रमणकारियों से त्रस्त होते रहे और हमारे ऊपर आक्रमण होते रहे। जो भी आक्रमणकारी आए वो अपने साथ कुछ न कुछ चीज़ें लाए और वो भाषाएं लेकर के भी आए। उन भाषाओं को हमारी हिंदी भाषा ने क्या किया, स्वीकार कर लिया, और वो सारे भाषा हिंदी में क्या हो गए, सम्मिलित होते चले गए। और इसलिए इन शब्दों को भी हम पढ़ते हैं या लिखते हैं, और पढ़ते लिखते समय हमें हिंदी का पता भी नहीं चल पाता है कि हम हिंदी बोल रहे हैं कि उर्दू के शब्द बोल रहे हैं कि फारसी के शब्द बोल रहे हैं, क्योंकि ये इतने ना घुल मिल चुके हैं कि हमको पता नहीं चल पाता है। जैसे अरबी के शब्द में आप देखेंगे, जैसे में कि मुकदमा है, मुकदमा हम बोलते हैं, मुकदमा जैसे बोलते हैं मुकदमा, तो मुकदमा जो शब्द है वो क्या है, अरबी का शब्द है, ठीक है। बोल देते हैं कुर्सी, तो कुर्सी भी जो क्या है वो अरबी का शब्द है, ठीक है। उसके बाद हम बोल देते हैं कबूतर, कबूतर, तो कबूतर भी क्या है, अरबी का शब्द है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आपके बुक में दिए हुए हैं, शब्दकोश में दिए हुए हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं फारसी के शब्द, तो फारसी के शब्द में आप लिख सकते हैं कुर्सी, कुश्ती, कुश्ती है, आईना है, ये सारे जो शब्द हैं ये फारसी के शब्द हैं। तुर्की के शब्द, तुर्की के शब्द में हम बोलते हैं जैसे कैंची, कैंची, चाकू, ठीक है। ये जो है क्या है, तुर्की के शब्द हैं, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी के शब्द, तो अंग्रेजी के शब्द में जैसे हम बोल देते हैं डॉक्टर, कॉलेज बोलते हैं ना, क्लास, ये सब क्या अंग्रेजी के शब्द हैं।
हम अंग्रेजी से लगभग परिचित हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं चीनी के शब्द। तो चीनी के शब्द में जैसे हम बोल देते हैं लीची, चीनी, चाय पत्ती, ये सारे शब्द जो हैं चीन से देश से आए हुए हैं, चीनी के शब्द हैं। उसी प्रकार देखेंगे फ्रांसीसी शब्द, फ्रांस देश से जो शब्द आए हैं वो फ्रांसीसी शब्द कहलाते हैं। जैसे पुलिस है, कार्टून है, कर्फ्यू है, पुलिस, कार्टून, कर्फ्यू, ये सारे शब्द जो है क्या हैं, फ्रांसीसी के शब्द हैं। इसी तरह से हमारे हिंदी भाषा में विविध प्रकार के शब्द घुले मिले हुए हैं हिंदी के अंतर्गत। अब ये तो यह हो गया उत्पत्ति के आधार पे शब्द। हमारे यहाँ जो उत्पत्ति हुई उस उत्पत्ति के आधार पे शब्द। अब बात करेंगे, एक मिनट, अपन बात करते हैं रचना या बनावट के आधार पर। तो रचना या बनावट के आधार पे जो शब्द होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है आपका रूढ़ शब्द। क्या होता है बाबू? रूढ़ शब्द। दूसरा आपका होता है यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। और तीसरा जो आपका होता है वो होता है योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब चलिए इसकी अलग अलग व्याख्या भी कर देते हैं। रूढ़ शब्द क्या होता है? जो रूढ़ हो जाना, मतलब किसी वस्तु के लिए वो रूढ़ हो जाना है। हम और आप पढ़े होंगे मैथ के अंतर्गत सम संख्या, विषम संख्या, रूढ़ संख्या। तो रूढ़ संख्या क्या होती है? वो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से नहीं करती है। ठीक वही कंडीशन रूढ़ में भी होता है, इसमें भी होता है। रूढ़ मतलब जैसे पानी है, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया पानी, पानी, तो पानी का अर्थ पानी ही होगा, दूसरा नहीं होगा। पानी का अर्थ पानी होगा, मतलब इसके लिए रूढ़ हो चुका है। चाहे कहीं भी प्रयोग करिए पानी का पानी ही होगा। उसके बाद मान लीजिए पेड़ है, तो पेड़ का जो है हमेशा क्या होगा? पेड़ ही होगा, दूसरा शब्द नहीं हो सकता है। शेर है तो शेर का मतलब शेर ही होता है। यदि कहीं भी हम इसका प्रयोग करेंगे, इसके अर्थ में चेंजिंग नहीं होगी, वो कहलाते हैं रूढ़ शब्द। ठीक है। अब बात करते हैं यौगिक शब्द का। यौगिक शब्द क्या है? यौगिक शब्द क्या कहलाता है? कंपाउंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड। तो जो शब्द जो है दो शब्दों को जोड़ करके मिल करके बने होते हैं, उनको यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया, जैसे पाठ जोड़ शाला, अब बन गया है क्या? पाठशाला। योग हुआ ना, पाठ का अलग और शाला का अलग। पाठ का अर्थ होता है पाठ मतलब पढ़ना, और शाला का अर्थ होता है घर मतलब पढ़ने वाला घर। ठीक है, तो योग बन गया। और सही अगले लिख देंगे प्रधान जोड़ मंत्री, बराबर क्या हो गया? प्रधान मंत्री हुआ ना। तो ये हो गया यौगिक, मतलब दो शब्द को मिल के जो शब्द बनेगा उसको बोलते हैं यौगिक शब्द। तीसरा योग रूढ़। योग रूढ़ में योग होगा, जुटेगा, लेकिन क्या होगा? वो भी किसी के लिए रूढ़ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं, जैसे लिख देते हैं दशानन, दशानन। तो दशानन जो शब्द है 10, अलग अलग व्याख्या करके देखो बताता है। 10 जुड़ा आनंद, तो आनंद का अर्थ होता है मुख। क्या होता है? मुख। और 10 का 10 आपको पता ही है। तो जिसके 10 मुख हों, तो किसके 10 मुख है? किसके 10 मुख है? रावण के। तो ये रावण के लिए क्या हो गया? रूढ़ हो गया। ठीक है। वैसे ही नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ बराबर अब अलग अलग कर देते हैं। तो नील माने नीला, कंठ मतलब गला। तो जिसका कंठ नीला हो कौन है? क्या कहलाता है? भगवान शिव। शिव के लिए क्या हो गया? रूढ़ हो गया। तो ऐसे शब्द जो किसी जोड़ कर को तो बनते हैं, योग तो होता है, लेकिन किसी के लिए क्या होते हैं? रूढ़ हो जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं प्रयोग के आधार पर कि प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं। तो प्रयोग के आधार पे आपको शब्द को पता होगा। हम
इसको दो वर्गों में विभाजित करेंगे। कितने वर्गों में? दो भाग में। पहला होगा विकारी शब्द, विकारी शब्द। दूसरा होगा, सॉरी यहाँ पहला होगा या दूसरा होगा अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। अब इस पे चर्चा कर देते हैं। विकारी मतलब होता है विकार होना, मतलब चेंज हो जाना। जैसे हमारा भी कोई भी अंग है और उसके अंदर के जैसे मान लीजिए कट जाए, जल जाए, तो हमारे अंदर क्या हो जाएगी? एक विकार उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही मतलब चेंजिंग हो जाएगा, जिसमें परिवर्तन हो जाए, विकारी शब्द कहलाते हैं। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। उस 8 भेद में जो ऊपर के 4 होंगे, ऊपर वाले जो 4 होंगे वो विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ। ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण और डी क्रिया। 4 हो गए। अब बाकी बच गए और 4, तो और 4 के देख लेते हैं। ई में क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। एफ में आपका आ जाएगा संबंध बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक। जी समुच्चय बोधक और EF G H। इसके बाद हो जाएगा विषम्यादि बोधक। क्लियर? आप देख लेते हैं। संज्ञा, संज्ञा के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? जैसे पढ़ते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, दिल्ली, किताब, आगरा, जो भी है। सर्वनाम, सर्वनाम के अंदर आता है जो संज्ञा के जगह पर प्रयोग होता है। जैसे मैं, तुम, हम, तुम्हारा, उनका, उसका इत्यादि, ठीक है। विशेषण जो विशेषता बताया, जैसे काला, मोटा, डरपोक, लंबा, छोटा इत्यादि। क्रिया, जैसे क्रिया हो, किसी भी काम का होना पाया जाए। जैसे खाना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। ये क्रिया के अंतर्गत आती है। अब क्रिया की विशेषता, विशेषण, तो क्रिया की जो विशेषता बताएगी वो क्या कहलाएगी? क्रिया विशेषण कहलाएगी। जैसे ऊपर, नीचे, आगे इत्यादि। अब संबंध बोधक, जो संबंध बताने का कार्य करता है, एक दूसरे से संबंध बताए। जैसे क्या हो जाएगा? साथ, हेतु, माध्यम इत्यादि। अब समुच्चय बोधक की बात करते हैं तो परंतु, और, या, अथवा, परंतु, और, या, अथवा, ठीक है। अब विषम्यादि बोधक, जिसमें हर्ष, दुख या शोक की भावना प्रकट होती है, विषम्यादि बोधक कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए अरे, शाबाश, वाह। तो ये हो गए। अब प्रयोग के आधार पर हमने बताया था विकारी और अविकारी शब्द। पहला विकारी, दूसरा अविकारी। तो जिसमें विकार उत्पन्न हो जाएगा, ये शब्द क्या होंगे? वाक्य में जो है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे राम है, वाक्य में कि राम आम खाता है, तो उसके जगह पर सीता हो जाएगी कि सीता आम खाती है। सर्वनाम है, मैं आम खाता हूँ, तो इसके जगह पर हो जाएगा वह आम खाता है। ये भी हो सकता है। विशेषण है, काला है, तो काला की जगह पर नीला भी हो जाएगा, हरा भी हो जाएगा। क्रिया है, खाना, खाना की जगह पर जाना भी हो सकता है। तो ये इस पर चेंजिंग जब हो जाएगा तो इसलिए इसको विकारी बोलते हैं। और ये जितने भी आपके 4 बच गए, ये इसमें भी आप चेंजिंग आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कहा कि राम ऊपर जाता है, तो ऊपर जाएगा तो ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा।
तो इस तरह की जो है ये पहला विकारी, दूसरा अविकारी, इसके अंतर्गत आता है। चौथा की अगर बात कर लेते हैं तो हम अभी ख़त्म होने वाला वीडियो का बहुत जल्दी। तो चौथा में हम देखेंगे कि अर्थ के आधार पर, जैसे हम पहला देखेंगे, सबसे इसमें पहला आता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द मैंने आपको पिछली कक्षा में भी पढ़ाया है और फिर से देख लीजिए जो लोग नहीं जानते हैं। ऐसे शब्द एक ही अर्थ रखने वाले एक से अधिक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक ही अर्थ रखने वाले एक से अधिक शब्दों को क्या बोलते हैं बाबू? पर्यायवाची शब्द सब बोलते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य है, तो सूर्य का जो पर्यायवाची होगा उसको हम रवि भी लिख देते हैं। रवि है, भानु है, भास्कर है, इस प्रकार से, मतलब ये पर्यायवाची शब्द हो गए अर्थ के आधार पर। दूसरा है आपका पर्यायवाची के बाद हो गया विलोम। तो विलोम शब्द, विलोम का मतलब अपोजिट, आप इंग्लिश में भी पढ़े होंगे। तो जो शब्द उल्टा लिखे जाते हैं, उल्टे अर्थ प्रकट करते हैं, वो विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ रात है, और रात का अपोजिट क्या हो जाएगा? दिन। ऊपर है, ऊपर का अपोजिट क्या हो जाएगा? नीचे। आगे है, आगे का अपोजिट क्या हो जाएगा? पीछे। इसी प्रकार से ये विलोम शब्द हो गए। तीसरा जो है अर्थ के आधार पर होता है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द मतलब ऐसे शब्द जो एक हो लेकिन उसके कई अर्थ निकले, उसको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया कर, कर, कर लिख दिया, तो कर का अर्थ होता है टैक्स भी होता है। क्या होता है बाबू? टैक्स भी होता है। टैक्स के साथ साथ क्या होता है? हाथ भी होता है, और हाथी का सूंड भी होता है। तो हाथी का सूंड भी होता है। तो जहाँ एक से अधिक अर्थ निकले उसको बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आते हैं। तीसरा, चौथा आता है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द उनके मतलब से देखेंगे। जैसे मान लीजिए जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसके लिए क्या लिख सकते हैं? वाचाल लिख देते हैं। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बात करे उसके लिए वह क्या हो जाएगा? वाचाल। जो बहुत ज़्यादा बात करे, बात करने वाला। उसी प्रकार से मान लीजिए और भी सारे शब्द हैं। जैसे मान लीजिए कि लिख देंगे कि कम खाने वाला या कम जानने वाला। तो जो कम जानने वाला, जानने वाला, तो उसके लिए हम एक शब्द लिख देंगे अल्पज्ञ। ठीक है, तो आज हम लोग जो चर्चा किए वो शब्द विचार के ऊपर हमने चर्चा किया और शब्द विचार के बारे में आपको पढ़ाया। और बाकी जो है आप अपने पुस्तक से पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद हम आपको पुनः आपका हर जो प्रश्न अभ्यास है उसको करा देंगे। मैं आपसे यही आशा रखता हूँ कि आप पूरी जो है लगन के साथ, तल्लीनता के साथ इस विषम परिस्थिति में कोई पढ़ें और अपना तथा अपने देश का नाम रोशन करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।